काजी फायज ईसा साहब को फंसाने के लिए ये बेंच बनाया गया था। मिलिट्री कोर्ट्स को जायज करार देंगे तो फंस जाएंगे, नाजायज करार देंगे तो फंस जाएंगे। आज से पहले तो कभी काजी फायज ईसा को किसी बेंच में अपने साथ बंदियाल साहब ने शामिल नहीं किया। सियासत कर रहे हैं ना उमर अताब बंदियाल साहब, आप कोई कानून मुअत्तल नहीं कर सकते। इससे पहले भी सिविलियंस का ट्रायल होता रहा है फौजी अदालतों में। मंसूर अली शाह साहब आज इस बेंच से क्यों नहीं उठ कर गए? अपने रिश्तेदार की पिटीशन सुनने के लिए बैठ गए हैं। बंदियाल साहब के आगे पार्लियामान की करारदाद कोई अहमियत नहीं रखती। आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड है, वो उस पर दस्तखत भी कर देंगे। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होने हैं, चाहे बंदियाल साहब जितना मर्जी जोर लगा लें। उनको पता है कि उनकी कोई लेगेसी नहीं, उनकी लेगेसी ये है कि वो ईमानदार जज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ जो बेंच बनाया गया था वो आज बेंच टूट गया है और 26 मिनट की धुआंधार तकरीर चीफ जस्टिस जो नामजद चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने तकरीर की और उसके बाद एहतजाजन वो उठकर चले गए। और एक और जो जज है जस्टिस तारिक मलिक, उन्होंने भी इस बेंच का बायकाट कर दिया। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक तमाम बनने वाले बेंचेस को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब आगे क्या होगा, कल समाअत में क्या होगा? अब 7 रुकनी बेंच रह गया है। मुजम्मिल साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, अब आगे क्या होगा? कल तक के लिए समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। देखें, ये काजी फायज ईसा साहब को फंसाने के लिए ये बेंच बनाया गया था कि जी उमर अताब बंदियाल साहब अपने कंधों पे लेना नहीं चाहते थे मिलिट्री कोर्ट वाला सारा। तो उनका ख्याल था कि काजी फायज ईसा साथ बैठ जाएं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स को जायज करार देंगे तो फंस जाएंगे, नाजायज करार देंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा साहब ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने खुद को उमर अताब बंदियाल साहब के इस सियासी खेल से दूर रखा है। मैं इसको सियासी खेल इसलिए कहता हूँ कि आज से पहले तो कभी काजी फायज ईसा को किसी बेंच में अपने साथ बंदियाल साहब ने शामिल नहीं किया, फिर मिलिट्री कोर्ट वाले में क्यों शामिल किया? सियासत कर रहे हैं ना उमर अताब बंदियाल साहब काजी फायज ईसा के साथ। उनके क्यूरेटिव रिव्यू का फैसला नहीं कर रहे, उनको बेंचेस नहीं देते हैं, उनको रिडिक्यूल किया जाता है, तो उनके साथ सियासत की जा रही है। तो अब उस सियासत का जवाब काजी फायज ईसा ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर दिया है। आज भी उन्होंने बड़ी सही बात की है कि आप कोई कानून मुअत्तल नहीं कर सकते। यहाँ उसको मुस्तरद, यहाँ कानून है या नहीं है, आपने दरमियान में मुअत्तल करके रखा हुआ है, तो ये कोई गलत बात है। और उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता तब तक बनने वाले तमाम बेंच गैर आईनी है और गैर कानूनी है, और मैं गैर आईनी अमल का खेल नहीं बनता। तो चीफ जस्टिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि अच्छा हम वो स्टे खत्म कर देते हैं। मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा ने आइन और कानून के मुताबिक स्टैंड लिया है। सरदार तारिक उनके साथ खड़े हुए हैं। अमूमी ख्याल ये था कि मंसूर अली शाह भी उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि पहले जब पंजाब में इंतखाबात पर सू मोटो हुआ था तो मंसूर अली शाह ने स्टैंड लिया था बंदियाल साहब के खिलाफ। लेकिन आज भी यही ख्याल था कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उस पर स्टैंड लेंगे। लेकिन जो माजरत के साथ एक बड़ा अहम पॉइंट जो जस्टिस तारिक मलिक साहब ने रेस किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सिविलियंस का ट्रायल होता रहा है फौजी अदालतों में, तो पहले जो है वो उस पर आते हैं। देखें, आज सवाल ये है कि मंसूर अली शाह साहब आज इस बेंच से क्यों नहीं उठ कर गए? वो इसलिए नहीं उठ कर गए कि पिटीशन जवाद ख्वाजा साहब की थी और वो जवाद ख्वाजा साहब के रिश्तेदार हैं और वो अपने रिश्तेदार की पिटीशन सुनना चाहते थे। अब ये इंसाफ का क्या पैमाना है कि आप अपने रिश्तेदार की पिटीशन सुन रहे हैं, आप अदालत में कहते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार की पिटीशन है, अगर किसी को इतराज है तो मैं नहीं सुनता, नहीं तो मैं सुन लेता हूँ। सामने मुद्दई जो है वो तो पहले ही आपके हामी बैठे हैं, उन्होंने वो तो चाहते हैं कि आप ये सुने। दरखास्त गुजारों से ही पूछ रहे हैं कि आप इतराज करते हैं या अटॉर्नी जनरल से। आपको खुद ही नहीं सुनना चाहिए। क्या कोई जज अपने रिश्तेदार की पिटीशन सुन सकता है? वो किसी भी तरह अपने रिश्तेदार की पिटीशन नहीं सुन सकता। ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है जो मंसूर अली शाह ने आज किया है कि अपने रिश्तेदार की पिटीशन सुनने के लिए बैठ गए हैं ताकि वो अपने रिश्तेदार के हक में फैसला कर सकें।
अब उनके रिश्तेदार ने पिटिशन क्यों की है? क्योंकि 9 मई के वाकये में जवाद ख्वाजा साहब की भतीजियां इन्वॉल्व हैं, उनकी वीडियोस बाहर आई हुई हैं, इसलिए जवाद ख्वाजा साहब वहां पहुंच गए हैं। साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अपना क्लाउट इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंच गए हैं पिटिशनर बन के। भाई अपनी भतीजियों से कराओ पिटिशन, अपनी भतीजियों से तो पिटिशन नहीं कराई जो मुलव्वस हैं, खुद इसलिए किया है कि अपना क्लाउट इस्तेमाल कर लें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने का। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस आज काजी फायद ईसा और सरदार तारिक ने खुद को आईनी और कानूनी तौर पर सेफ किया है और इस बेंच को फंसा दिया है। मसलन मैं आपको बताता हूं, अगर ये कल ये कहते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले तमाम ट्रायल खत्म कर दिए जाए, रोक दिए जाए, तो क्या इनके कहने से रुक जाएंगे? ये तो वही हाल होगा जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करा दिए जाएं। तो क्या बंदियाल साहब के कहने पे 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो गए थे? कौमी असेंबली मौजूद है, वहां से नया कानून बन जाएगा कि ये ट्रायल हो सकते हैं। जो फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे आर्मी एक्ट की, वो रीएम्फसाइज कर देंगे आर्मी एक्ट को। फिर ये क्या करेंगे? देखे ना बंदियाल तो अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर आगे जो है वो फौज की जानिब से हिकमत अमली क्या होगी, हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली क्या होगी। और हालांकि कौमी असेंबली में जो है वो इसकी करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। करारदाद को तो देखे ना जी, सुप्रीम कोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। बंदियाल साहब के आगे पार्लियामान की करारदाद कोई अहमियत नहीं रखती, उनका सियासी एजेंडा पार्लियामेंट की करारदाद को कोई अहमियत नहीं देता। लिहाजा मुझे ये लगता है कि वो सिविलियंस के ट्रायल का हुक्म इम्तनाई देंगे और फैसला देंगे। उसके जवाब में हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो नई कानून साजी करके दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू कर देगी और 2 दिन में नई कानून साजी हो जाएगी। और आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड है, वो उस पर दस्तखत भी कर देंगे। जैसे उन्होंने काजी फायद ईसा के नोटिफिकेशन पे दस्तखत किए हैं और दूसरे बिल पे दस्तखत किए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे किए हैं, तो इसलिए वो उस बिल पे भी दस्तखत कर देंगे। लिहाजा ये बात बंदियाल साहब को समझनी चाहिए कि अगर वो जिस तरह उन्होंने पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की डेट दी थी और कहा था मेरा फैसला मौजूद है, तो उसके बाद उस फैसले पे अमल नहीं हो सका था। पार्लियामेंट खड़ी हो गई थी कि हम पैसे नहीं देते हैं, तो बंदियाल साहब बक्के बक्के रह गए थे कि मैं अब करूं क्या। बड़ा उन्होंने कहा तो इन्हें अदालत में बुला लूंगा, ये कर लूंगा, कख नहीं कर सके, जलील और रुसवा हो गए। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट के मामले में भी अगर वो हुक्म इम्तनाई देंगे तो फिर पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाएगी कि इनके ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में होंगे और वो आर्मी एक्ट के कानून में एक शिक नई और इजाफा कर देंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होने हैं, चाहे बंदियाल साहब जितना मर्जी जोर लगा लें। उनके पास जो 40, 50, 60 दिन है उसमें वो ये जो भी जोर लगाना चाहते हैं लगा लें, ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे और वहीं होंगे। तो मुजम्मिल साहब इस सिचुएशन में फिर उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा आगे लीगेसी के हवाले से कि क्या विरसा वो छोड़ के जाएंगे, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के उनकी लेगेसी, उनको पता है कि उनकी कोई लेगेसी नहीं। उनकी लेगेसी ये है कि वो ईमानदार जज हैं। उनकी लेगेसी ये है कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 3-4 हम ख्याल जजों के जरिए चलाने की कोशिश की है। हम सब हैरान थे कि उन्होंने ये जो बेंच है इसमें हम ख्याल जजों के अलावा बाकी जज क्यों डाले हैं। तो बात समझ आ गई कि मंसूर अली शाह को तो इसलिए डाला है कि उनके रिश्तेदार का केस था। मंसूर अली शाह साहब बैठने को बेताब हो रहे होंगे कि मैं अपने रिश्तेदार का केस जरूर सुन लूं, और काजी फायद ईसा को उनका ख्याल था कि हम एक्सपोज कर लेंगे और उसको सियासी तौर पर मात दे देंगे। लेकिन काजी फायद ईसा ने जवाबी सियासी मात दे दिया। उन्होंने पूरे बेंच की तश्कील पर सवाल उठाया है। ये बेंच जो भी फैसला करेगा, कल जब काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इस सारे को नल एंड वाइट कर देंगे। वो इन बेंचेस के तहत होने वाली कार्रवाई को खत्म कर देंगे और जिन जजेस को आज खुदे लाइन लगा के बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, वो जजेस सारे काजी फायद ईसा के साथ खड़े होकर इन सारी कार्रवाई को नल एंड वाइट करार दे देंगे। लेकिन उससे पहले उसका इंतजार नहीं किया जाएगा 16 सितंबर का। मैं ये कह रहा हूं कि जब बंदियाल साहब मिलिट्री कोर्ट्स को के खिलाफ कोई हुक्म देंगे तो पार्लियामेंट इन एक्शन आएगी और उस एक्शन से वो दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करेगी और ये ट्रायल वहीं होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे।
अच्छा मुजम्मिल साहब, ये भी बड़ा मिसाली कदम है कि नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है, सॉरी, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो नहीं भी आ सकते थे बेंच में, लेकिन उन्होंने मिसाली इकदाम उठाया, वो आए, अपनी रिजर्वेशंस दी और उसके बाद बायकॉट करके चले गए। जी, बाइकाट करके चले गए। उन्होंने उन्होंने ये कहा है मैंने बाइकाट नहीं किया। ये देखें, आपने दूसरी तीसरी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने जी कहा जी। ना मैं केस सुनने से माजरत कर रहा हूं, ना मैं बाइकाट कर रहा हूं। उन्होंने हम्म कहा है कि ये बेंच जो है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। मैंने हम्म आइन का हलफ लिया हुआ है और आइन की पासदारी का हलफ लिया हुआ है। लिहाजा वो जो मैंने हलफ लिया हुआ है उसके तहत मैं किसी गैर कानूनी और गैर आईनी बेंच में नहीं बैठ सकता। ये मेरे हल्फ के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि अगर काजी फायज ईसा के ये हल्फ के खिलाफ है तो फिर जो बैठे हैं उन्होंने तो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी है ना। अगर काजी फायज ईसा ने अपना हल्फ बचाया है आज, और सरदार तारिक ने अपने हल्फ को बचाया है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो, ये सारे बेंच जो बनाए जा रहे हैं, जो चीफ जस्टिस अपने हाल फिलहाल बेंचों के साथ खेल रहे हैं, ये गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है। तो फिर आज अगर काजी फायज ईसा ने अपने हलफ की को बचाया है तो बाकियों ने हलफ की सौदेबाजी की है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बात से आगाह किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।